वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 12 मई गुरुवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। जमीन विवाद से शुरू हुई हिंसक झड़प में कई घरों में आगजनी और पथराव किया गया है, जिसके बाद यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज फैसला आएगा। सवे की नई तारीख और कोर्ट कमिश्नर बदलने पर यह फैसला आएगा। गिरफ्तार झारखंड की IAS पूजा सिंघल ने जेल में अपनी पहली रात गुजारी और उकी CA सुमन की कोर्ट में पेशी होनी है। दिल्ली नगर निगम आज अपनी बुलडोजर कार्रवाई के तहत करोल बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, धारवाड़ जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी की भूख हड़ताल, 2006 में हुआ गिरफ्तार। कर्नाटक के धारवाड़ जेल में बंद पाकिस्तानी युवक के भूख हड़ताल पर जाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। इस पाकिस्तानी युवक का नाम मोहम्मद फहाद है और इसे साल 2006 में संदिग्ध आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया। फहाद अपने मामले की सुनवाई तेज करने और धारवाड़ से बेंगलुरु जेल भेजे जाने की मांग को लेकर गत 3 मई से भूख हड़ताल पर चला गया। KIMS अस्पताल में भर्ती। भूख हड़ताल पर जाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे हुबली के KIMS अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अब फहाद की हालत स्थिर है और उसने 2 दिनों से भोजन करना शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल पर जाने से उसका शुगर का स्तर नीचे आ गया था। साल 2006 में मैसूर पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आतंकवादी मैसूर में आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का सदस्य है। इस केस की जांच करते हुए पुलिस ने फहाद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक फहाद प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का सदस्य है। वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में दाखिल हुआ था। फरवरी 2021 में उसे धारवाड़ जेल भेजा गया। आरोप है कि फहाद कुछ धमाकों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ बेंगलुरु के मदावला पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है। धारवाड़ जेल में अन्य कैदियों के साथ झगड़े की वजह से उसे अलग सेल में रखा गया था। जेल के अधिकारियों ने उससे भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया। अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई। धारवाड़ के जेल अधीक्षक MA मोरीगौड़ा ने कहा कि 5 मई की शाम फहाद की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद डॉक्टरों के सलाह पर उसे KIMS अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में सुरक्षा के बीच उसकी हालत में सुधार हो रहा है। नंबर 2, आजम खान के समर्थन में उतरी मायावती, बोली मुस्लिमों पर साधा जा रहा है निशाना। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 80 से अधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं और वो इस समय सीतापुर जेल में पिछले 2.5 साल से बंद हैं। उनकी जमानत होती है, लेकिन केस की संख्या अधिक होने से बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल है। हाल ही में आजम खान से अलग अलग राजनीतिक चेहरों ने मुलाकात की और योगी सरकार पर निशाना साधा कि उन्हें साजिशन बाहर नहीं किया जा रहा है। अब इस कड़ी में BSP सुप्रीमो मायावती भी जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि BJP सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। गरीबों, दलितों और मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। यूपी व अन्य BJP शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों को जुल्म, ज्यादती व भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये अति दुखद, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण व आतंकित कार्यवाही तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। साथ ही देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से दुर्भावना व द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवासियों व मेहनतकश समाज के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर भय व आतंक का शिकार बनाकर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, वह अनेकों सवाल खड़े करता है, जो अति चिंतनीय भी है। क्या कहते हैं जानकार? जानकारों का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी दलों में इस बात की होड़ लगी है कि मुस्लिम समाज को किस तरह से अपने पाले में लिया जाएगा। अगर बात मुस्लिम समाज के नेताओं की करें तो यूपी के सभी हिस्सों में लोग आजम खान के नाम से परिचित हैं। आजम खान के कट्टर समर्थक ने जब कहा कि योगी जी ने सही कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, तो सियासत गर्मा गई।
नंबर 3, रात भर बेचैन नजर आई गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल, जेल का खाना खाने से इनकार किया। पूजा सिंघल प्रशासनिक पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति खड़ा करने वाली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से 11 दिनों की सिंघल की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 5 दिनों का रिमांड दिया। पूजा को रांची के बिरसा मुंडा जेल में रखा गया है। सूत्रों की माने तो जेल में आने के बाद आईएएस अधिकारी काफी बेचैन दिखाई दी और पूरी रात सो नहीं सकी। यही नहीं, उन्होंने जेल का खाना खाने से भी इनकार कर दिया। ईडी ने ये सवाल पूछे। मंगलवार को पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और अभिषेक के सीए सुमन कुमार से एक साथ और अलग अलग करीब 9 घंटे पूछताछ हुई, जबकि बुधवार को केवल पूजा से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाले पर सवाल हुए। आय से अधिक संपत्ति के बारे में उनका क्या कहना है? सीए के पास से मिले पैसे आपके हैं या आपके पति के हैं? क्या आपने अपने पति के इस्तेमाल में निवेश किया है? साल 2015 से 2017 के बीच सीए के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए? तत्कालीन इंजीनियर के कमीशन वाले आरोप पर आप क्या कहेंगी? 3 जिलों के उपायुक्त रहते हुए आपको करोड़ों रुपए ट्रांसफर क्यों हुए? चतरा में बिना काम के एडवांस पेमेंट क्यों हुई? क्या आप शेल कंपनी चलाने वालों को जानती हैं? पूजा के सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिले। ईडी ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया है। पूजा के सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। इसी मामले में पूजा से पूछताछ हुई। इससे पहले ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीएम सुमन कुमार से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया, कोरोना का पहला केस मिलते ही किम जोंग उन ने देश भर में लगा दिया लॉकडाउन। उत्तर कोरिया अपने अजीब गरीब एवं तानाशाही फैसलों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में कोरोना महामारी जब अपने पीक पर थी और इससे लड़ने के लिए अपने सभी संसाधनों को लगा दिया था, तो उस समय उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा था कि उनके देश में कोरोना का कोई केस नहीं है। लेकिन अब इस देश ने अपने यहाँ कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिला है। देश में गंभीर आपातकाल घोषित किया गया है। किम जोंग उन ने देश भर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। 2020 में उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा सील कर दी थी। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी फैलने के बाद उत्तर कोरिया ने कभी भी अपने यहाँ कोरोना के केस की पुष्टि नहीं की। साल 2020 में दुनिया में जब संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो इसने अपनी सीमा को एक तरह से सील कर दिया। रिपोर्ट में कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि बुखार पीड़ित व्यक्ति के सैंपल की जांच हुई और इस जांच में ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट की पुष्टि हुई। पोलित ब्यूरो के साथ किम ने की बैठक। कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आने के बाद किम जोंग उन ने गुरुवार को पोलित ब्यूरो के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश के कोरोना संकट पर चर्चा हुई। बैठक के बाद किम जोंग उन ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त व्यवस्था को लागू करेंगे। शहरों में कड़े प्रतिबंध लागू। KCNA के मुताबिक किम ने सभी शहरों एवं काउंटीज को अपनी सीमा सील करने का आदेश दिया है। हालांकि शहरों में किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में किम ने कहा कि कड़े प्रतिबंध एवं लॉकडाउन का फैसला कोरोना वायरस को देश से जड़ मिटाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आपात संकट पर देश जल्द विजय प्राप्त कर लेगा। KCNA ने यह नहीं बताया कि देश में संक्रमण के अब तक कितने केस मिले हैं। नंबर 5, भारत में जीवंत लोकतंत्र लेकिन मौजूदा विपक्ष कमजोर, श्री रविशंकर। लोकतंत्र को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। रूढ़िवादी रचनात्मक विपक्ष जो भारत में गायब है। बेशक पश्चिम बंगाल ने दिखाया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के साथ कोई भी दल भारत की संस्थाओं के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न्यायपालिका काफी मजबूत है। लेकिन एक केंद्रीय विपक्ष की कमी और एक मजबूत नेता से ऐसा लगेगा कि शायद यह निरंकुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इतने बड़े लोकतंत्र हैं, लोगों के पास शक्ति है। भारत में जीवंत लोकतंत्र। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्षी दल की जरूरत है, जो वर्तमान में गायब है। आंतरिक शांति और मानसिक कल्याण प्राप्त करने के लिए स्वयं की सांस का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक ने छात्रों, बुजुर्गों, जेल के कैदियों, चिकित्सकों,
पेशेवरों और अन्य सहित समुदाय के सभी वर्गों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए डेलावेयर को सबसे खुशहाल राज्य बनाने के लिए अपने स्पष्ट समर्थन की पेशकश की। इस समय अमेरिका में हैं श्री श्री रविशंकर। डेलावेयर के गवर्नर जॉन कार्नी ने कहा कि हमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मानवतावाद, आध्यात्मिक नेतृत्व और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में शांति के लिए प्रतिबद्धता का सम्मान और धन्यवाद करते हुए गर्व हो रहा है। रविशंकर का 2022 का यूएस दौरा मियामी में शुरू हुआ, जहां उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए ध्यान की भूमिका पर चिकित्सकों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बोस्टन जाना जारी रखा, जहां उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करने के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रशासकों के साथ स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देने पर बातचीत हुई, जिसकी मेजबानी चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने की। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अमेरिकी सर्जन जनरल के साथ युवा मानसिक स्वास्थ्य के संकट पर बात की। डेलावेयर पहुंचने से पहले आध्यात्मिक नेता ने 6 मई को वाशिंगटन डीसी में आई स्टैंड फॉर पीस अभियान शुरू किया। उन्होंने 8 मई को फिलाडेल्फिया में एक पीस सिटी और एक रोल आउट होने की प्रतिज्ञा के साथ फिलाडेल्फिया में पहल भी शुरू की। अमेरिकी समुदाय के भीतर मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन और समग्र कल्याण संकेतकों को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों की। दोनों आयोजनों में 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। नंबर 6, खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में भारतीय वायुसेना का जवान गिरफ्तार, हनी ट्रैप बना हथियार। भारतीय वायुसेना के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो हनी ट्रैप की जद में आ गया था और संवेदनशील जानकारियों को लीक करता था। गिरफ्तार जवान का नाम जवान देवेंद्र शर्मा है। बताया जा रहा है कि शर्मा हनी ट्रैप का शिकार बन गया। फेसबुक के जरिए वो संपर्क में था। उस व्यक्ति ने वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और राडार की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। फेसबुक के जरिए साधा गया था संपर्क। शर्मा कानपुर के रहने वाले हैं। फेसबुक का उपयोग करने वाले शख्स ने भारतीय सिम कार्ड का उपयोग किया था, जो अब निष्क्रिय हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि शर्मा ने कुछ संवेदनशील जानकारियां साझा की थीं। उस शख्स को 6 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसकी संलिप्तता के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा अपराध शाखा को प्रदान की गई थी। फिलहाल वह क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। हनी ट्रैप पुराना हथियार, गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए अपने जासूसों को यानी हनी ट्रैप का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने वाले स्पाई मास्टर लंबे समय से चले आ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध की सबसे कुख्यात जासूस बनी विदेशी नर्तकी माता हरी की कहानी कौन नहीं जानता। मोहक महिला जासूस की मूल रूप, उसे पेरिस के बाहर विंसेनेस में एक फ्रांसीसी फायरिंग दस्ते द्वारा जासूसी के लिए मार डाला गया था। बताया जाता है कि गोली मारने से पहले उसने आंखों पर पट्टी बांधकर जाने से इनकार कर दिया था। ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) के 4 संविदा कर्मचारियों को पिछले हफ्ते जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षण सुविधा में गतिविधियों की जानकारी के लिए उन्हें कथित तौर पर हनी ट्रैप किया गया था। सुरक्षा बलों में हनी ट्रैप के मामले। मई 2012 में पंजाब के बठिंडा एयरफोर्स के पूर्व लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन LAC के रंजीत पाकिस्तान के एक खुफिया अधिकारी दामिनी मैकेनॉट के संपर्क में आया था। इंग्लैंड की एक पत्रिका के लिए रक्षा विश्लेषक के रूप में काम करने के लिए उसे फुसलाया। 2015 में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके पास अल्फोसाइन डेविस नाम की एक अन्य महिला हैंडलर भी थी। क्रॉस बॉर्डर जासूसों ने रंजीत के मोबाइल फोन को इंटरनेट पर कॉल करके मूर्ख बनाया और दूसरे पक्ष ने खुद को ब्रिटिश लहजे में पेश किया, मैकेनॉट के रूप में और यूके स्थित समाचार पत्रिका के कार्यकारी के रूप में प्रस्तुत किया। 2015 और 2017 के बीच सेना और वायु सेना द्वारा हनी ट्रैपिंग के 5 मामले सामने आए। सेना ने 2015 में हनी ट्रैपिंग के 2 मामले और 2017 में 2 अन्य मामले दर्ज किए। यह बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां के रक्षा कर्मियों को जासूसी करने के लिए दोस्ती करने, लालच देने और कभी कभी ब्लैकमेल करने के लिए महिला नामों के साथ नकली सोशल मीडिया खातों का उपयोग कर रही थी। नंबर 7, बच्चे की किलकारी सुनने को तरसे कान, माँ बाप ने अपने बेटे और बहू पर ही कर दिया 5 करोड़ का मुकदमा। उत्तराखंड से एक विचित्र मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस दिया है, वो भी पोते की मांग के लिए। मामला हरिद्वार का है, जहां एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ भेल अधिकारी और उनकी पत्नी ने गुवाहाटी में रहने वाले अपने पायलट बेटे और नोएडा में जॉब करने वाली बहू पर मानसिक उत्पीड़न के आधार पर मुकदमा दायर किया है। शख्स का कहना है कि उनका बेटा और बहू शादी के 6 साल के बाद भी उन्हें पोता देने में विफल रहे हैं।
बुजुर्ग दंपति ने 1 साल के भीतर या तो पोता अथवा पोती पैदा करके दें या फिर 5 करोड़ रुपए दें, जो उन्होंने अपने बेटे की पालन और शिक्षा पर खर्च किया था। बेटे की शादी पर खर्च किया इतना पैसा। दंपति के वकील अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इस राशि में 5 सितारा होटल में बेटे की शादी पर खर्च हुए पैसे और उपहार में दी गई 60 लाख रुपए की लग्जरी कार तथा विदेश में हनीमून पर खर्च किया गया पैसा भी शामिल है। याचिका को शनिवार को हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर लिया और 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। ट्रेनिंग के लिए भेजा था अमेरिका। 61 वर्षीय पिता SR प्रसाद ने कहा, एक ही लड़का है मेरा। मैंने अपनी सारी बचत उसकी परवरिश और शिक्षा पर खर्च कर दी। मैंने उसे 2006 में एक पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने इसके लिए 50 लाख रुपए से अधिक खर्च किए। वो 2007 में विदेश में आर्थिक मंदी के चलते भारत लौटे आया और उसने अपनी नौकरी खो दी थी। इस दौरान 2 साल से अधिक समय तक जब उसे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मैंने ही उनका आर्थिक रूप से समर्थन किया। प्रसाद ने आगे बताया, बेटे को जल्द ही एक निजी एयरलाइन में एक पायलट के रूप में नौकरी मिल गई, जिसके बाद हमने उनकी शादी करने का फैसला किया क्योंकि मेरी 57 वर्षीय पत्नी अक्सर अस्वस्थ रहती है। हमने आखिरकार 2016 में उनकी शादी इस उम्मीद के साथ कर दी कि हमें अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में खेलने के लिए एक पोता या पोती मिलेगा। हालांकि लगभग 6 साल बीत चुके हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ है। हम अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। हो रहा है मानसिक उत्पीड़न, पिता ने TOI को बताया। मेरा बेटा और बहू अपनी नौकरी के कारण 2 अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, जिससे हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमने अपनी बहू के साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया, इसके बावजूद वो शायद ही कभी साथ रहती है। हम हमारे कष्टों की अनदेखी करते गए। हमने उसे यह भी बताया कि अगर उसे अपनी नौकरी के कारण बच्चे की देखभाल करने की चिंता है, तो वो हमें बच्चा दे सकती है ताकि हम उसके पालन पोषण की देखभाल कर सकें। हमारे पास शायद ही कोई बचा हो पैसा, इसलिए क्योंकि हमने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया। रिटायर दंपति का कहना है कि उन्हें घर बनाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, जिस वजह से उनका आर्थिक बोझ गया है। नंबर 8, टेक ऑफ करते समय रनवे फिसल गया विमान, आग की लपटों में घिरे विमान से सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। तिब्बत एयरलाइंस का एक विमान गुरुवार को चीन के चोंगकिंग हवाई अड्डे पर टेक ऑफ करते समय रनवे पर फिसल गया। विमान के फिसलते ही उसमें आग लग गई। तिब्बत एयरलाइंस ने घटना की पुष्टि करते हुए एक बयान में कहा, एयरलाइन के 9 चालक दल के सदस्यों और विमान में सवार 113 यात्रियों को अब सुरक्षित निकाल लिया गया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बताया, चीन के चोंगकिंग हवाई अड्डे पर रनवे से उतरने के बाद तिब्बत एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। सभी 113 यात्रियों और 9 चालक दल के सदस्यों को निकाला गया है। घायल यात्रियों को मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी वायरल। सोशल मीडिया पर हादसा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके वीडियो फुटेज में हवाई अड्डे पर तिब्बत एयरलाइंस के विमान से आग की लपटें और काला धुआं निकलता दिख रहा है। वीडियो में लोगों को भागते हुए देखा गया। कई यात्रियों को जलते हुए विमान से बाहर निकाला गया। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तिब्बत एयरलाइंस लासा में स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन है। airfleets.net के मुताबिक इसके पास 28 A319 समेत कुल 39 विमान हैं। 12 मार्च को हुआ था बड़ा हादसा। एयरलाइन ने कहा है कि हादसे की जांच की जा रही है। हाल के हफ्तों में चीन में किसी यात्री विमान के साथ दुर्घटना की यह दूसरी घटना है। 12 मार्च को कुनमिंग से गुआंगझो जा रहा बोइंग 737 विमान गुआंशी जूंग स्वायत्त क्षेत्र के टैंगजियान काउंटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के 9 सदस्यों सहित सभी 132 लोग मारे गए थे। नंबर 9, शिवसेना विधायक रमेश लटके की हार्ट अटैक आने से हुई मौत, परिवार के साथ गए थे दुबई। अंधेरी ईस्ट से शिवसेना के विधायक रमेश लटके का दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया है। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर के मुताबिक लटके अपने परिवार के साथ दुबई में किसी परिचित से मिलने गए थे और बुधवार रात उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। 52 साल के लटके की मौत पर पार्टी के तमाम नेताओं ने शोक जताया है। दुबई से मुंबई लाया जाएगा शव। खबर के मुताबिक रमेश लटके परिवार के साथ शॉपिंग करने बाजार गए थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। 2014 में कांग्रेस के सुरेश शेट्टी को हराकर पहली बार अंधेरी ईस्ट से विधायक चुने गए लटके ने 2019 में भी शानदार जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार एम पटेल को शिकस्त दी थी। रमेश लटके बीएमसी में भी कई बार पार्षद रह चुके थे। लटके शिवसेना के तेज तर्रार नेताओं में से एक थे। उनके शव को दुबई से मुंबई लाने की कोशिश की जा रही है। लोकप्रिय विधायक थे लटके।
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष रमेश लटके ने अपने कार्यों की बदौलत लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई थी। हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहने वाले रमेश लटके की लोकप्रियता को देखते हुए शिवसेना ने उन्हें पहली बार पार्षद पद के लिए नामांकित किया। उन्हें पहली बार 1997 में मुंबई नगर निगम में नगरसेवक के रूप में चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले पार्षद, फिर लगातार 2 बार विधायक चुनकर वो विधानसभा पहुंचे थे। नंबर 10, अगर मस्जिद, लाल किला या कुतुब मीनार लेने से मसले सुलझे तो दे दो, महबूबा मुफ्ती की मुसलमानों से अपील। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अगर मस्जिदों को दूर करने से, लाल किला या कुतुब मीनार को ले लेने से बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और गरीबी जैसे समाधान में मदद मिल सकता हो, तो वो इस देश के मुसलमानों से आग्रह करूंगी कि जो कुछ भी वे चाहते हैं ले लें। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा कि अगर वे मस्जिदों को हटाना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, लेकिन उन्हें हिंसा की वजह ना बनने दें। वे लोग यही चाहते हैं, मसलों को सुलझाने के लिए मस्जिदों को दे दो। मुफ्ती मंगलवार को कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग को लेकर हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों द्वारा कुतुब मीनार के पास धरना प्रदर्शन करने का जिक्र कर रहे थे। देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के घरों में बुलडोजर गिराए जाने की हालिया घटनाओं पर बोलते हुए मुफ्ती ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोजर बनाया जा रहा है। न्यायपालिका ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए आगे नहीं आ रही है। राजद्रोह कानून पर बीजेपी पर निशाना। उन्होंने लोगों से देश की हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट नहीं करने का आग्रह किया। मुफ्ती ने देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोई छात्र, कार्यकर्ता या राजनेता बोलता है तो उनके खिलाफ देशद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा देश छात्रों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर देशद्रोह के आरोप लगाता रहा, हमारी स्थिति श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। उम्मीद है कि भाजपा श्रीलंका से सबक सीखेगी और सांप्रदायिक तनाव, बहुसंख्यकवाद को रोकेगी। महबूबा ने श्रीलंका का उदाहरण किया पेश। श्रीलंका में जो हुआ वह एक वेक अप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। 2014 के बाद से भारत को एक सांप्रदायिक उन्माद और काल्पनिक भय में कोड़ा जा रहा है। यह अति राष्ट्रवाद और धार्मिक बहुसंख्यकवाद के उसी रास्ते पर चल रहा है, सभी सामाजिक एकता और आर्थिक सुरक्षा को भंग करने की कीमत पर। मुफ्ती ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में एएसआई संरक्षित स्थल पर पूजा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसलिए ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मुसलमानों के पीछे भेजा जा रहा है। इसमें मस्जिद, ताजमहल और दूसरे स्मारक शामिल हैं। देश को लूटकर भाग गए लोगों से पैसे वापस लेने के बजाय वे मुगल काल के दौरान बनी संपत्तियों पर राजनीति कर रहे हैं। नंबर 11, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार। गृह मंत्रालय के 6 कर्मचारियों समेत 14 पर सीबीआई का शिकंजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने कड़ा प्रहार किया है। एक बड़े अभियान के तहत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय के 6 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। एजेंसी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और मणिपुर में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेजों और मोबाइल फोन के साथ 3.21 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार लोगों पर रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने कहा कि इन लोक सेवकों ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण और एफसीआरए से संबंधित अन्य कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों से रिश्वत ली। सीबीआई द्वारा 10 मई को विदेशी फंडिंग कानूनों का उल्लंघन करने वाले गैर लाभकारी संगठनों पर देशव्यापी कार्रवाई के बाद यह बयान आया है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों को अवैध रूप से विदेशी धन की आमद को सम्मानित करने के लिए एमएचए के एफसीआरए डिवीजन के 7 लोक सेवकों सहित 36 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई की कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट पर आधारित है। इंडिया टुडे टीवी को सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध एफसीआरए उल्लंघनों के बारे में जानने के बाद गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने अमित शाह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नंबर 12, श्रीलंका। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा इस हफ्ते नया पीएम नियुक्त करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष पद समाप्त करने को तैयार। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वह इस सप्ताह एक नया प्रधानमंत्री और कैबिनेट नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश के स्थिर होने पर वह कार्यकारी अध्यक्ष पद को समाप्त करने के लिए तैयार हैं।
राष्ट्र के नाम संबोधन में राजपक्षे ने कहा कि सदन को अधिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन पेश किया जाएगा। मैं बिना किसी राजपक्षे के एक युवा कैबिनेट नियुक्त करूंगा। नई सरकार के प्रधानमंत्री को एक नया कार्यक्रम तैयार करने और इस देश को आगे ले जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद पिछले 2 दिनों से श्रीलंका में कोई सरकार नहीं है, जिससे सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता तैयार हो गया है। राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से बिना कैबिनेट के देश चलाने का अधिकार है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश में हुई हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हत्या, हमले, डराने धमकाने, संपत्ति को नष्ट करने और उसके बाद की जघन्य गतिविधियों की श्रृंखला को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। गोटाबाया ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीलंका पुलिस और 3 सशस्त्र बलों को हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। गोटाबाया ने सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि उन लोगों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिन्होंने इन आयोजनों की योजना बनाई, सहायता की, प्रचार किया और उनसे जुड़े रहे। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मिलते हैं नए खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।